हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले पदार्थ को कहा जाता है। तो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ जो मिश्रित पिघले हुए पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा उनको मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो जब भूकंप आता है तो उस समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? आपका आंसर होगा भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम भूकंप के संदर्भ में बात करते हैं तो भूकंप किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी का जो कंपन होता है, पृथ्वी के कंपन को हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। और भूकंप का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ये आप जानते हैं कि भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप आते समय यानी भूकंप जब आता है तो कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? तब आपका आंसर होगा कि 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती है। भूकंप जब आता है तो 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनाती है? तो भूकंप का कारण कौन सी हो सकती है इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि ज्वालामुखी विस्फोट, ये एक प्रकार का भूकंप का कारण हो सकता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ डॉट से संबंधित है। तो बैरोमीटर ये किससे संबंधित है? ये बैरोमीटर ये होता है आपका दाब से संबंधित होता है। बैरोमीटर दाब का जो संबंध है वो बैरोमीटर से होता है। और ठीक उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ ये किससे संबंधित होता है? आपका आंसर होगा भूकंप से संबंधित होता है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भूकंप जो है, भूकंप किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है और दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायुमंडल का जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब मापने की जो इकाई वो बैरोमीटर होता है। भूकंप मापने का जो यंत्र वो आपका सिस्मोग्राफ होता है। और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च तापमान को मापने का उपकरण होता है पायरोमीटर। और नैनोमीटर ये क्या होता है? तो गैसों का दाब मापने का उपकरण होता है। और अगला पॉइंट रखना ध्यान आपको कि फेदोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? तो समुद्र की जो गहराई है वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? तो निम्न भूकंपीय क्षेत्र में कौन सा शहर है भारत का? आपका आंसर होगा रायपुर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। जब हम सबसे बड़े देश की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस। और रूस के बाद नंबर 2 पे आता है आपका कनाडा। तो नंबर 2 पे क्षेत्रफल में कौन सा है सबसे बड़ा देश? कनाडा हो जाएगा। और भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान आता है, यानी क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में। और तीसरा जो स्थान है वो आपका किसका आ जाता है? चीन का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे बड़ा देश जो है आपका रूस होता है क्षेत्रफल में, फिर उसके बाद कनाडा होता है, फिर चीन होता है, फिर अमेरिका होता है, ब्राज़ील होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। और नंबर 7 पे आता है आपका भारत का नंबर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा दिया गया है इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। नेपाल की राजधानी आप जानते हैं कि नेपाल की जो राजधानी वो आपकी काठमांडू है। चलिए अगला प्रश्न है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं आपको क्या क्या ध्यान रखना है? भारत की जो सीमा है उससे कितने देश टच करते हैं? तो 7 देशों की सीमा लगती है भारत के साथ। और कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश की लगती है, पाकिस्तान की लगती है, अफगानिस्तान की लगती है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है। तो इन देशों की सीमा भारत से मिलती है।
चलिए अगला प्रश्न है कि अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, आपका आंसर होगा कि गुरु शिखर, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये जो अरावली की पहाड़ी है ये सबसे प्राचीनतम पहाड़ी मानी जाती है भारत में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है। तो गुरु शिखर चोटी ये कहाँ पे अवस्थित है, आपका आंसर होगा कि ये राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये जो गुरु शिखर चोटी है ये किसकी चोटी है, तो किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, तो ये अरावली की चोटी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ियों को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, आपका आंसर होगा इसको नीला पर्वत के नाम से भी जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां इनको नीला पर्वत भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है राजघाट बांध डॉट 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 नदी पर स्थित है। तो राजघाट नामक जो बांध है ये किस नदी पर अवस्थित है, किस नदी पर बना हुआ बांध है राजघाट बांध, आपका आंसर होगा बेतवा नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध, राजघाट बांध। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, आपका आंसर होगा कि अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, आपका आंसर है नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है। यानी हीराकुंड जो बांध है ये किस नदी पर बना हुआ बांध है, आपका आंसर होगा महानदी पर। कौन सा बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो भारत में कोयना नामक जो बांध है ये कहाँ पे अवस्थित हो जाएगा, आपका आंसर है महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में कौन सा बांध है, कोयना बांध। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है। यानी हीराकुंड जो बांध है ये किस नदी पर बना हुआ बांध है, आपका आंसर होगा महानदी पर बना हुआ बांध। कौन सा है, हीराकुंड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है लू एक प्रकार की डॉट 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 है। तो लू ये क्या होती है, एक प्रकार की, आपका आंसर होगा कि लू एक प्रकार का ऊष्म लहर होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में सदियों के दौरान डॉट 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 से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि हिमालय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल कौन सी है। तो काली मिट्टी में कौन सी फसल अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है, आपका आंसर होगा कि कपास। ये काली मिट्टी में उत्पादित होता है अत्यधिक मात्रा में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत में कपास की फसल उगाई जाती है। तो भारत में जो कपास की फसल है वो किस मिट्टी में उगाई जाती है, आपका आंसर होगा कि काली मिट्टी में कपास की फसल जो है वो उगाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो कपास की जो काली मिट्टी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि काली मिट्टी जो है इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, आपका आंसर होगा रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। और काली मिट्टी ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं। तो बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न जो मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। आपका सही आंसर होगा कि उसको पेट्रीचर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है डॉट 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 मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। तो जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा या फिर रेगुर मिट्टी। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी को डॉट 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 मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो घुमा फिरा करके वही प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। आपका आंसर होगा रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, यानी जो लाल मृदा होती है, लाल जो मिट्टी होती है इसमें खेती करना कठिन क्यों होता है। तो आपका आंसर होगा कि इसकी जल धारण क्षमता
सबसे कम होती है। क्या होती है? लाल मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो कम होती है, और इसलिए इसमें क्या होता है कि खेती करना कठिन होता है, उपयुक्त नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? यानी भारत की वो कौन सी सबसे लंबी नदी है जो भारत में जो जिसका उद्गम भारत में, जो भारत में निकलती है? आपका आंसर होगा कि गंगा नदी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये तो आप जानते हैं कि गंगा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री के गौमुख से इसका उद्गम होता है। किसका? गंगा नदी का। और यहाँ इसको भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग तक इसको भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं, वहाँ से आगे इसको गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सावित्री नदी डॉट 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 में स्थित है। तो सावित्री जो नदी है भारत में, ये किस राज्य में अवस्थित हो जाएगी? आपका आंसर है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सी नदी है? सावित्री नदी है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर डॉट 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 से निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर ये कहाँ से निकलती है? आपका आंसर होगा कि हरिके बांध से निकलती है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग डॉट 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 में स्थित है। तो पीर पंजाल रेलवे जो सुरंग है ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो जम्मू कश्मीर में क्या अवस्थित है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय रेल मंत्रालय भारत का रेल संग्रहालय स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है नई दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे हैं? किस राज्य में है? इन चारों में से बताना है आपको। आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो व्यापक प्रकार के वन हैं वो कौन से हैं? इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो जब हम ग्रेनाइट के संदर्भ में बात करते हैं तो ग्रेनाइट ये क्या होती है? एक प्रकार की चट्टान होती है। और किस प्रकार की चट्टान होगी ग्रेनाइट? आपका आंसर होगा ये आग्नेयी चट्टान होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम चट्टान के संदर्भ में बात करते हैं तो चट्टानें जो है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी आग्नेय चट्टान, नंबर 1 आग्नेय चट्टान होती है। दूसरी होती है आपकी अवसादी चट्टान, और नंबर 3 होती है आपकी रूपांतरित या इसको कायांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो चट्टान कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। अगला पॉइंट आप जानते होंगे कि जो अवसादी जो चट्टान होती है, नंबर 2 अवसादी जो चट्टान है, इस अवसादी चट्टान में जीवाश्म की प्राप्ति होती है। यानी जीवाश्म के जो अवशेष हैं वो किस चट्टान में पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा अवसादी चट्टान में। और ग्रेनाइट ये किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। चलिए ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण क्या है? ये आप जानते हैं कि भूकंप किसको बोलते हैं? पृथ्वी के कंपन को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी में जब हलचल होती है, पृथ्वी जब कंपती है, कंपन होता है पृथ्वी में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कि उसको हम भूकंप बोलेंगे। और भूकंप आने का कारण क्या हो सकता है? आपका आंसर होगा कि पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की जो गति होती है इसके कारण भूकंप आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है भूकंप आने का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।